किरण ने जब श्यामलाल के घर के कच्चे आंगन को छुआ, तब तक चंदा रसोई में अपना काम आधा निपटा चुकी थी। चंदा, जिसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल रही होगी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसकी माँ कई साल पहले ही शांत हो गई थी और अब कुछ ही हफ्तों पहले उसके पिता, जो इस घर की छत थे, उनका साया भी उठ गया। चंदा के साथ उसका छोटा भाई मुन्ना था, जो अभी मासूमियत और लड़कपन के बीच झूल रहा था। रसोई में चूल्हा सुलग रहा था। गीली लकड़ियों से निकलने वाले धुएं ने चंदा की आंखों को लाल कर दिया था, लेकिन उसने अपनी हथेली से आंसू पोंछ लिए। वो नहीं चाहती थी कि मुन्ना उसे रोते हुए देखे। वह जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी, आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां। पिताजी कहते थे कि अगर मन साफ हो तो सादे खाने में भी अमृत जैसा स्वाद आता है। आज चाचा जी के लिए वही स्वाद लाना है। उन्होंने हमें सहारा दिया है, उनका कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। तभी आंगन में मुन्ना की हंसी सुनाई दी। वह चाचा श्यामलाल की बेटी रानी के साथ खेल रहा था। रानी दीदी, देखो मैंने मिट्टी का कितना बड़ा घर बनाया है। अरे वाह मुन्ना, ये तो बहुत सुंदर है, पर क्या इसमें हम सब साथ रहेंगे? रानी चंदा और मुन्ना को बहुत प्यार करती थी। वह छोटी थी, पर उसका दिल साफ था। तभी रसोई से चंदा की आवाज गूंजी। मुन्ना, रानी, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। चाचा जी, चाची जी, आइए, खाना लग गया है। सब लोग आंगन में बिछी चटाई पर बैठ गए। श्यामलाल, जो एक सीधे साधे किसान थे, उन्होंने पहली पूरी मुंह में डाली और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। अरे वाह चंदा बेटिया, आज तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट नाश्ता, बिल्कुल तुम्हारी दादी माँ के हाथ जैसा स्वाद है। वही खुशबू, वही सौंधापन। श्यामलाल ने मुन्ना के सिर पर हाथ फेरा और फिर चंदा की ओर देखा, जो एक कोने में खड़ी सबको परोस रही थी। लेकिन बेटा, तुम हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा रही? देखो, परिवार वही होता है जो साथ बैठकर अन्न ग्रहण करे। तुम भी आओ, यहाँ बैठो। धन्यवाद चाचा जी, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी। मुझे अभी रसोई का थोड़ा काम और निपटाना है, और सच कहूँ तो मुझे अभी उतनी भूख भी नहीं है। आप लोग इत्मीनान से खाइए, मैं बाद में मुन्ना के साथ बैठ जाऊंगी। श्यामलाल चंदा के त्याग और उसकी सादगी को देख भावुक हो गए, लेकिन इस तारीफ के बीच एक आवाज ऐसी थी जो खामोश तो थी, पर उसमें जर भरा था। वह थी सुशीला, चंदा की चाची। आज तक इन्होंने मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ कभी नहीं की। मैं सालों से इस घर को खिला रही हूँ, तब तो कभी दादी माँ का स्वाद याद नहीं आया। और देखो, अपनी लाडली चंदा की कितनी तारीफ कर रहे हैं, जैसे मैं तो यहाँ सिर्फ पानी भरने के लिए हूँ। सुशीला ने अपनी थाली में रखी पूरी को गुस्से में तोड़ा। उसके मन में जलन की एक चिंगारी सुलग चुकी थी। नाश्ता करने के बाद श्यामलाल कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल गए। गांव की शांति धीरे धीरे दोपहर की आलस भरी धूप में बदल रही थी। चंदा घर के बर्तनों को मांजने में व्यस्त थी। उधर सुशीला अपनी बेटी रानी को घर के काम सिखाने के बजाय गांव की उन औरतों के साथ बैठ गई जो दूसरों के घर की आग में हाथ सेकने के लिए मशहूर थी। नीम के पेड़ के नीचे सुशीला की सहेली गोमती और एक बूढ़ी औरत लच्छो बैठी थी। अरे सुशीला बहन, तुम तो बहुत भोली हो। देखा तुमने, वो तुम्हारी जिठानी की बेटी चंदा तो पूरा घर अपने कब्जे में कर लेगी, देखते जाना। तुम ये क्या कह रही हो गोमती? वह तो बेचारी अनाथ है। अनाथ होगी अपने लिए, पर तुम्हारे पति तो हर बात पर पूरे गांव में चंदा की ही तारीफ करते रहते हैं, मानो वही उनकी सगी बेटी हो। कल को अगर उसने तुम्हारे पति का मन पूरी तरह बदल दिया तो तुम्हारी रानी का क्या होगा? अरे बहन, चंदा के पिताजी को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वह अभी सदमे में है, इसलिए मेरे पति उन दोनों भाई बहन को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तो तब होगा सुशीला, जब हक की बात आएगी। आखिर तुम्हारा ये घर, ये लहलहाते खेत और सारी खेती बाड़ी, ये सब चंदा के पिता का ही बनाया हुआ है। तुम्हारे पति तो बस उनके साथ हाथ बटाते थे, और उनके जाने के बाद सब तुम्हारे पति के हाथ में आ गया है।
अब अगर चंदा ने अपने पिता का हिस्सा मांग लिया तो तुम सड़क पर आ जाओगी। उन दोनों अनाथ बच्चों को प्यार देना तुम्हारा फर्ज है, पर अपनी बेटी का भविष्य दांव पर लगाकर नहीं। लच्छो काकी की बातें किसी नुकीले खंजर की तरह सुशीला के कान में उतरी। सुशीला का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी सत्ता खतरे में है। काकी सही कह रही हैं। अगर ये सब चंदा के नाम हो गया तो मेरी रानी की शादी कैसे होगी? मुझे कुछ करना होगा। शाम का वक्त था। गांव में गायों के गले की घंटियां बज रही थीं। तभी श्यामलाल घर लौटे। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और हाथ में एक चमचमाती नई साइकिल। मुन्ना ने जैसे ही साइकिल देखी, वह अपनी गेंद छोड़कर दौड़ता हुआ आया। दीदी, दीदी, देखो चाचा जी नई साइकिल लाए हैं। चंदा और रानी भी बाहर आ गई। रानी की आंखों में भी चमक थी। लो बेटा मुन्ना, ये तुम्हारे लिए। तुम सब भाई बहन मिलकर इसे चलाना और खूब खेलना। मैंने कल रात तुम्हारी बातें सुनी थी जब तुम चंदा से कह रहे थे कि तुम्हें साइकिल सीखनी है। धन्यवाद चाचा जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे चाचा हैं। पिताजी, क्या मैं भी इसे चला सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम सब मिलकर खेलो। ये साइकिल तुम सबकी है। तभी सुशीला घर के अंदर से निकली। साइकिल को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे याद आया कि पिछले महीने उसने रानी के लिए नए कपड़ों की जिद की थी और श्यामलाल ने कहा था कि अभी हाथ तंग है। इतने पैसे बर्बाद कर दिए, क्या जरूरत थी इस लोहे के कबाड़ को लाने की? और लाए भी तो मुन्ना के लिए। तुम्हें अपनी खुद की बेटी नहीं दिखती क्या? रानी के पैर में चप्पल घिस गई है, उसके लिए तो कभी कुछ नहीं लाए। अरे सुशीला, तुम ये क्या कह रही हो? सब बच्चे साथ ही तो खेलेंगे। और तुम ये बात भूलो मत कि ये घर, खेत और सारा धन मेरे बड़े भैया की ही मेहनत का फल है। आज अगर हम छत के नीचे हैं और सम्मान की रोटी खा रहे हैं तो उनकी मेहनत के कारण। मुन्ना और चंदा का इस पर पहला हक है। हाँ हाँ, सब तुम्हारे भाई का है, मुझे पता है। यही बात सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी का कोई हक नहीं। मैंने भी इन दोनों अनाथों के लिए बहुत किया है, ये मत भूलना। सुशीला पैर पटकती हुई अंदर चली गई। चंदा वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस होने लगा था कि उसके पिता के जाने के बाद घर की हवा बदल रही है। मुन्ना, तुम अभी साइकिल मत चलाओ, अंदर चलो। पर दीदी, चाचा जी ने तो कहा था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हवा में ठंडक के साथ साथ घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी भी छाई हुई थी। साइकिल वाले वाकये के बाद सुशीला ने चंदा और मुन्ना से बात करना लगभग बंद कर दिया था। वह सारा दिन या तो अपने मायके फोन पर बातें करती रहती या फिर गांव की औरतों के साथ चंदा के खिलाफ जहर उगलती। दोपहर का समय था। चंदा आंगन में कपड़े धो रही थी। उसकी पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी क्योंकि उसे दोपहर का खाना भी बनाना था। उधर सुशीला अपने कमरे में बैठी गोमती और लच्छो काकी के साथ नई योजना बना रही थी। सुशीला, तू मेरी बात मान। जब तक तू चंदा को श्यामलाल की नजरों में असली रूप दिखाना होगा। पर काकी, मैं क्या करूं? वह तो सारा काम चुपचाप कर लेती है। खाना भी इतना अच्छा बनाती है कि ये श्यामलाल उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे पगली, खाना अच्छा बनाती है तो उसे ही उसकी कमजोरी बना। तूने देखा है ना, श्यामलाल को ईमानदारी और सादगी पसंद है। अगर तू उसे ये दिखा दे कि चंदा लालची है या वो पीठ पीछे सारा खाना खुद चट कर जाती है और तुझे भूखा रखती है, तो सोच क्या होगा। सुशीला की आंखें चमक उठी। उसे रास्ता मिल गया था। दोपहर के खाने का समय हुआ। चंदा ने सबके लिए रोटियां और दाल तैयार की। श्यामलाल खेत से लौटकर हाथ पांव धोकर बैठक में बैठे थे। चंदा ने सबको परोस दिया था। अब बस सुशीला और चंदा बाकी थे। चाची जी, आप खाना खा लीजिए, सब तैयार है। मैं आपके लिए थाली लगा देती हूँ। सुशीला मीठी आवाज का नाटक करते हुए, अरे नहीं चंदा बेटी, तू आज बहुत थक गई है। चल, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना परोसती हूँ।
तू यहाँ बैठ। चंदा हैरान थी, पर उसने इसे अपनी चाची का प्यार समझा। वह बैठ गई। सुशीला ने रसोई में जाकर चंदा की थाली में जरूरत से बहुत ज्यादा, लगभग 3 लोगों का खाना निकाल कर रख दिया। 4-5 रोटियां और दाल का बड़ा कटोरा। अरे चाची जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खा पाऊंगी। मेरी भूख तो बहुत कम है। नहीं बेटी, तू बहुत कमजोर हो गई है, सारा दिन खटती रहती है। अब तू अपने खाने पर थोड़ा ध्यान दे और सेहत बना। खा ले, सारा खत्म करना। चंदा ने हिचकिचाते हुए खाना शुरू किया। तभी सुशीला दबे पांव बैठक की ओर गई, जहां श्यामलाल आराम कर रहे थे। उसने अपनी आंखों में नकली आंसू भरे और सिसकना शुरू कर दिया। क्या हुआ सुशीला, तुम रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है? अजी क्या बताऊं, किस्मत ही खराब है। ये चंदा, जिसे आप देवी समझते हैं, आज उसका असली रूप देखा मैंने। क्या मतलब? साफ साफ कहो। वह रोज चोरी छिपे सारा अच्छा खाना और घी खुद खा जाती है। आज तो हद ही हो गई, उसने मेरे हिस्से का खाना भी अपनी थाली में डाल लिया। जब मैंने उसे मना किया तो मुझसे जुबान लड़ाने लगी। कहने लगी कि यह घर और अनाज उसके बाप का है, वह जितना चाहे खाएगी। मैं तो आज भूखी ही रह गई हूँ। क्या? चंदा ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो चलिए खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। वह रसोई में बैठी ठूस ठूस कर खा रही है। श्यामलाल उठकर रसोई की ओर गए। वहाँ चंदा बेचारी भारी मन से जबरदस्ती व ज्यादा खाना खत्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि चाची ने कसम दी थी। श्यामलाल ने जब चंदा की थाली में उतना सारा खाना देखा तो उनका दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि सुशीला सच कह रही है। क्या चंदा वाकई बदल गई है? क्या पिताजी की संपत्ति का घमंड उसके सिर चढ़ गया है? सुशीला बेचारी सुबह से काम कर रही है और ये। श्यामलाल बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ गए। उनके मन में चंदा के प्रति सम्मान की जगह अब संदेह ने ले ली थी। दिन हफ्तों में बदलने लगे। सुशीला ने चंदा के खिलाफ कान भरने का अभियान जारी रखा। कभी वह कहती कि चंदा ने रानी को मारा है, कभी कहती कि वह घर के गहने चुरा रही है। उधर खेतों में भी फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिससे श्यामलाल मानसिक रूप से टूट रहे थे। एक शाम श्यामलाल उदास होकर घर के चबूतरे पर बैठे थे। सुशीला उनके पास आई और धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। अजी, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। फसल खराब हो गई है, ऊपर से साहूकार का कर्ज बढ़ रहा है। ऐसे में हम इन 5 लोगों का पेट कैसे पालेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा सुशीला। भैया होते तो सब संभाल लेते। मुझे तो हिसाब किताब भी ठीक से नहीं आता। यही तो मैं कह रही हूँ। अब देखिए, चंदा बड़ी हो गई है। अगले 1-2 साल में उसकी शादी की उम्र हो जाएगी। उसकी शादी में लाखों का खर्च होगा। फिर मुन्ना है, उसकी पढ़ाई लिखाई। हमारी अपनी रानी भी तो बड़ी हो रही है। अगर हम इन दोनों अनाथों का बोझ ढोते रहे तो हमारी अपनी बेटी का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। पर वे अनाथ हैं सुशीला, मैं उन्हें कहाँ भेज दूं? भेजना कहाँ है? गांव के किनारे जो हमारा पुराना खंडहर जैसा घर है, वह भी तो इन्हीं का है। क्यों ना इन्हें वहाँ अलग कर दें? वे अपना कमाएं और अपना खाएं। अब वे बच्चे नहीं रहे। चंदा खाना बनाना जानती है, कुछ न कुछ कर ही लेगी। कम से कम हमारे ऊपर से यह रोज रोज का खर्च और झगड़ा तो खत्म होगा। श्यामलाल देर तक सोचते रहे। गरीबी और पत्नी के दबाव ने उनकी ममता को कुचल दिया था। अगले दिन दोपहर को श्यामलाल ने चंदा और मुन्ना को अपने पास बुलाया। चंदा को आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। चंदा बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, घर के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। मुझ पर कर्ज बहुत है और फसल भी बर्बाद हो गई है। मैं जानती हूँ चाचा जी, मैं भी कुछ काम ढूंढने की सोच रही थी। नहीं चंदा, बात सिर्फ काम की नहीं है। हमारा खर्च बहुत बढ़ गया है। अब तुम दोनों भाई बहन यहाँ नहीं रह सकते। जो हमारा पुराना घर है, तुम लोग आज ही वहाँ चले जाओ। अब वही तुम्हारा ठिकाना होगा। चंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुन्ना, जो कोने में खड़ा अपनी साइकिल के हैंडल को सहला रहा था, वह हक्का बक्का रह गया। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अचानक आप हमें घर से निकाल रहे हैं। यह घर
ये तो पिताजी ने कितनी मेहनत से बनवाया था। यहाँ की हर ईंट में उनकी यादें हैं। अब बहुत हुआ। तुम्हारे पिताजी का अब यहाँ कुछ नहीं है। कागजों पर तुम्हारे चाचा का नाम है। तुम यहाँ बोझ बन गई हो। चुपचाप अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। पर चाची जी, पिताजी ने जमीन जायदाद के बारे में। कोई जमीन जायदाद नहीं, सब मेरा है। मैंने तुम्हें बहुत खिला लिया, अब और नहीं। मुन्ना, अपनी साइकिल यहीं छोड़ दो, वो अब रानी की है। निकलो यहाँ से। मुन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी प्रिय साइकिल की ओर आखिरी बार देखा और चंदा का हाथ थाम लिया। अब वे घर से बाहर निकल रहे थे। गांव वाले दूर से तमाशा देख रहे थे। वही घर जो कभी खुशियों से चहकता था, आज अपने ही वारिसों को बेदखल कर रहा था। आज मेरे पिता की आत्मा रो रही होगी। पर चाचा जी, आपने सिर्फ हमें घर से नहीं निकाला, आपने अपनी इंसानियत को भी इस घर से बाहर कर दिया है। एक दिन भगवान न्याय जरूर करेगा। पुराना घर गांव के एक सुनसान कोने में था। छत से घास फूस गिर रही थी और चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। चंदा और मुन्ना ने वहां पहुंचकर एक दूसरे का चेहरा देखा। दीदी, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो बहुत डर लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है। डरो मत मुन्ना, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम इसे साफ करेंगे और यहीं अपना स्वर्ग बनाएंगे। चंदा ने अपनी पोटली खोली। उसमें कुछ रुपए थे जो उसने अपनी छोटी सी बचत से बचाए थे। मुन्ना, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। मैं बाजार जाकर थोड़ा राशन और सब्जियां लेकर आती हूँ। कर लो। चंदा बाजार गई। उसने कुछ आटा, दाल और थोड़े छोले खरीदे। घर आकर उसने पुरानी लकड़ियां इकट्ठी की और आंगन में चूल्हा बनाया। उस रात उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। दीदी, ये छोले तो बहुत अच्छे बने हैं, गांव के हलवाई से भी बेहतर। मुन्ना, तुमने मुझे बहुत बड़ा विचार दे दिया है। अगर सबको ये छोले पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना हम इसे ही अपना रोजगार बना लें। क्या मतलब दीदी? हम बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाएंगे। मैं छोले भटूरे बनाऊंगी और तुम मेरी मदद करना। मेहनत करेंगे मुन्ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। यहीं से चंदा और मुन्ना के एक नए और स्वाभिमानी जीवन की शुरुआत हुई। पुराने घर की दीवारों से गिरती धूल अब साफ हो चुकी थी। चंदा ने अपनी मेहनत से उस खंडहर को एक घर की शक्ल दे दी थी। सुबह के 4 बज रहे थे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चंदा रसोई में कोयले की आंच पर छोले उबाल रही थी। मसालों की खुशबू धीरे धीरे ठंडी हवा में घुलने लगी थी। बाजार के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा था। मुन्ना ने उसे साफ किया और उस पर साफ सुथरे कपड़े बिछाए। चंदा ने बड़े पीतल के बर्तन में छोले सजाए और पास ही भटूरों का मैदा रखा। दीदी, क्या लोग हमसे खाना खरीदेंगे? हम तो बहुत छोटे हैं। मुन्ना, स्वाद और ईमानदारी की कोई उम्र नहीं होती। बस तुम मुस्कुराकर सबका स्वागत करना। तभी गांव के 2 मजदूर वहां से गुजरे। खुशबू ने उनके कदम रोक लिए। अरे भाई, ये महक कहाँ से आ रही है? बहुत जबरदस्त है। देखो, वो चंदा बेटिया है ना, श्यामलाल की भतीजी। चलो जरा चक्कर देखते हैं। चंदा ने कांपते हाथों से पहली प्लेट परोसी। जैसे ही मजदूर ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें बंद हो गईं। वाह बिटिया, ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े ढाबों में भी नहीं मिलता। बिल्कुल घर जैसा। देखते ही देखते दोपहर तक चंदा का सारा सामान खत्म हो गया। उनकी पहली कमाई उनके हाथ में थी। वे सिक्के नहीं थे, वे चंदा के स्वाभिमान की गूंज थी। उधर श्यामलाल के घर में सन्नाटा पसरा था। सुशीला को जब गांव की औरतों से पता चला कि चंदा का ठेला चल निकला है तो उसका खून खौल उठा। क्या? वो अनाथ लड़की सड़क पर खाना बेच रही है, हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। सुशीला ने उसी वक्त ठान लिया कि वह चंदा को इस तरह सफल नहीं होने देगी। उसे लगा कि अगर चंदा अमीर हो गई तो वह फिर से अपना हक मांगने आएगी। चंदा की प्रसिद्धि अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके छोले भटूरे खाने आने लगे थे। चंदा और मुन्ना अब खुश थे। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई थी।
लेकिन यह खुशी सुशीला की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे, सुशीला चुपके से चंदा के पुराने घर की ओर बढ़ी। उसे पता था कि चंदा सुबह के लिए छोले रात को ही भिगोकर और उबालकर रख देती है। आज देखूंगी तेरी तारीफ कैसे होती है। कल जब लोग थूकेंगे तब तुझे पता चलेगा। सुशीला रसोई की खिड़की से अंदर घुसी। वहाँ बड़े पतीले में छोले उबलकर रखे थे। उसने अपने पल्लू से नमक की एक पूरी थैली निकाली और उस पतीले में पलट दी। इतना नमक कि निवाला गले से नीचे न उतरे। वह कुटिलता से मुस्कुराई और अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह चंदा बहुत हड़बड़ी में थी। मुन्ना की तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए उसे सब कुछ अकेले करना पड़ा। उसने जल्दी जल्दी भटूरों का मैदा गूंथा और बिना